Okay, good morning students. Today we are going to finish our this chapter of course and we are going to cover the last two topics, that is limitations of civil disobedience movement and sense of collective belonging. Both the questions are important. From limitations of civil disobedience 3 marks question always used to come, and from this part 5 marks question. This is an important portion. Both the question we are going to cover today. Yesterday we have discussed about how people participated in civil disobedience, and in that we have seen that different peoples participated in civil disobedience movement with different views, and when their mottos are not fulfilled, then when civil disobedience movement relaunched, they are not interested in participating in civil disobedience movement. And in that portion we have seen that rich peasants participated for reduction of revenue, poor peasants participated for remittance of rent plus reduction of revenue, then business class people participated in civil disobedience movement with a view to put import restrictions. Then working class people, industrial workers don't want to participate in civil disobedience movement, but at some places they participated with क्या सकते हैं निस्वार्थ भावना से, ठीक है, selfless feeling. Then at last women also participated in civil disobedience movement, but Mahatma Gandhi and other people don't want the participation of women. Why? At that time the thinking was like that women's responsibility is limited to the houses. They only want the symbolic representation of women. So that much we have discussed yesterday. Today we are going to see the limitations of civil disobedience movement. Why civil disobedience movement was not successful? It was not successful but because many कह सकते हैं prominent classes of the society didn't participated in the civil disobedience. A large section of society didn't participated in the civil disobedience movement. क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? सबसे पहले हम देख लेते हैं दलित्स, ठीक है, जो अपन कह सकते हैं कांग्रेस में उस समय जो मेजर प्रोपोर्शन था दैट वाज ऑफ हाई क्लास कंजर्वेटिव हिंदूज और सनातनीज. ब्राह्मण्स लोग होते हैं ना जो कंजर्वेटिव पुराने विचारों वाले, उस समय जो बहुत ज्यादा छुआछूत में अनटचेबिलिटी में बिलीव करते थे, तो उन लोगों का कांग्रेस में बहुत ज्यादा प्रभाव था. तो इस कारण से लंबे समय तक कांग्रेस के जो ग्रुप्स थे ना, दे डोंट वांट टू इंक्लूड दलित्स इन दी कांग्रेस पार्टी. बट कांग्रेस में जो महात्मा गांधी थे दे वर इन द फेवर ऑफ दलित्स. बाकी सारे मेंबर्स जो है दलित्स को पार्टिसिपेशन नहीं चाहते थे, बट महात्मा गांधी का क्या कहना था कि दे आर द हरिजन्स, ठीक है, गॉड के बच्चे हैं और इनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए. उनका मानना था कि अगर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सोसाइटी का, इसको अगर इंक्लूड नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट है वो अपना मोमेंटम लॉस्ट कर देगा और स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा और हमको स्वराज कभी भी मिल नहीं पाएगा. स्वराज तभी मिलेगा जब पूरा देश एक होगा. और उनके जो वर्क को डिग्निफाई करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए. इवन दलित्स को जो है समाज में अच्छी पोजीशन दिलाने के लिए गांधी जी ने स्पेशल उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट भी लॉन्च किया, क्योंकि उस समय उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, कॉमन वेल्स यूज करने नहीं दिए जाते थे. तो इन सब चीजों के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी लॉन्च किया ताकि उनको एक प्रॉपर पोजीशन मिल सके समाज में. बट दूसरी तरफ जो है अदर कांग्रेस लीडर्स, अदर कांग्रेस जो पीपल्स थे जहाँ पे ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा प्रभाव था, दे डोंट वांट द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो गया क्योंकि दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. सेकेंड रीजन आप देखेंगे महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्लैशेस थे. क्लैशेस क्या थे कि बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, एक सेपरेट कमीटीज बनाना शुरू की. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जब तक हमारी प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी समाज में तब तक जो है दलित की पोजीशन जो सोशल लेवल पे वो अपलिफ्ट नहीं हो सकती. और उस अपलिफ्टमेंट के लिए बी आर अम्बेडकर ने डिमांड की रिजर्वेशन सीट्स एज वेल एज सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है, रिजर्वेशन सीट्स तक तो सही था, वो तो देने के लिए गांधी जी तैयार थे कि भाई सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस है तो उनको अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब लेवल पे अगर इनको रिजर्व सीट्स दी गई तो ये धीरे धीरे जो है इनका जो स्तर है वो ऊपर आएगा. बट एट द सेम टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाले जो चीज थी उसमें गांधी जी फेवर में नहीं थे. उनको लगता था कि देश आपस में बंट जाएगा. अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन सीट्स में क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समरी क्या है डिफरेंस दोनों में? मैंने बार बार बताया आपको, बताओ.
रिजर्वेशन सीट्स तो जो उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखेंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि यही चीज क्लियर नहीं है तो फिर हम पढ़ रहे हैं ना बेटा बार बार। पार्ट क्या समझ में आया? तुम लोगों को नहीं आया तो फिर दूसरे बच्चों को क्या पूछो? किसको समझ में आया बेटा? राघवेंद्र, प्रवीण, जीशु, किसी को समझ में आया? यहाँ पे आन्या, अन्वी, हाँ बेटा, हाँ ये हटा के बोला। अलग से मतलब वो इलेक्शन परफॉर्म करनी है। हाँ, इलेक्शन डिफरेंस होता है बेटा। जो ये अपन बात कर रहे हैं ना रिजर्वेशन सीट्स की, तो इसमें पूरे देश में जनरल इलेक्शंस होते हैं। उन जनरल इलेक्शंस में कुछ सीट्स रिजर्व रख दी जाती है कि इसी कॉमन इलेक्शन के दौरान जो है इन सीट से दलित पार्टिसिपेट खड़े होंगे, पर सरकार एक ही बनेगी, गवर्नमेंट एक ही बनेगी, उसमें से कुछ जो है दलित को रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये तो हुआ रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट में जैसे अपना इंडिया से पाकिस्तान कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अलग हो गया, तो उसमें इंडिया का एक हिस्सा मानते हैं इलेक्टोरेट के दौरान कि इस हिस्से में से जो है दलित ही खड़े होंगे और इसके इलेक्शन ही सेपरेट होंगे। जनरल इलेक्शन के तहत दलित इंक्लूड नहीं होंगे, उनके इलेक्शन ही उस जगह से अलग होंगे, उनकी सरकार अलग होगी। आगे बस समझ में, देश में दो अलग अलग गवर्नमेंट चलना, दोनों के रूल्स और रेगुलेशन अलग होना, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना, तो ये क्या शो करता है? ये देश को विभाजित कर देता है, जो कि गांधी जी नहीं चाहते। अब समझ में आया? बैठो। तो अब इन दोनों में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो गांधी जी एग्री है, पर एट द सेम टाइम जहां इन्होंने जो है B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का सवाल उठाया कहां पे? जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना गांधी जी, तो वहां B.R. अम्बेडकर भी गए थे, और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट, और ब्रिटिशर्स मान गए। क्यों मान गए? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उनको पता था कि अगर दलित को अलग कर दिया मेन उससे मोमेंटम से, तो गांधी जी का मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो फिर वहां गांधी जी को गुस्सा आ जाता है एंड ही कैरिड फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक अनशन पे बैठ जाऊंगा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को दिया गया। और कहीं ना कहीं फिर B.R. अम्बेडकर को गांधी जी की पोजीशन को रेस्पेक्ट करते हुए अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ता और रिजर्वेशन सीट्स पर एग्री हो जाते हैं। बट ये और फिर गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक एक्ट साइन होता है जो आता है एग्जाम में, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जिसमें क्या एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में? B.R. अम्बेडकर अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वापस ले देते हैं और गांधी जी उनको रिजर्वेशन सीट प्रॉमिस करते हैं। तो ये एक्ट क्या था? एग्रीमेंट, पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन रह गई कि आपस में जो इनका झगड़ा रहा उस दौरान जो है सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी। अपन ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट को जोड़ा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट बीच में गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत मूवमेंट खलीफा वाला अपन ने पढ़ा था, ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट। तो इसमें क्या हुआ? जब गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उनका जो मोटो था मुस्लिम्स का उस समय फुलफिल नहीं हुआ। तो अब जब सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। उनको लगता है कि जो हमारा मोटो है वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा। और इसी बीच में नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसऑर्डरेंस के बीच में हिंदू और मुस्लिम्स में क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, रायोट्स, दंगे खूब ज्यादा बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जो है हिंदू महासभा का दबदबा बढ़ता जा रहा था, तो मुस्लिम्स ने भी अपनी एक अलग कमेटी बना ली थी, मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा के हेड थे M.R. जैकर और मुस्लिम लीग के हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों कमिटीज आपस में लड़ती रही, तो ये कारण था हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, कारण था सिविल डिसऑर्डरेंस सक्सेसफुल नहीं होने का, क्योंकि जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट लॉन्च हुआ उसमें मुस्लिम से पार्टिसिपेट नहीं किया। लास्ट था कि M.R. जैकर और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में क्लैशेस थे। जिस तरह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर डिमांड कर रहे थे दलित, उस तरह से मुस्लिम्स भी क्या डिमांड कर रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और पंजाब जो प्रोविंशियस थे इंडिया में, जहाँ पे मुस्लिम्स मैक्सिमम नंबर में थे उस समय, तो उस समय वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट प्लस रिजर्वेशन। ठीक है, अभी रिजर्वेशन पे तो डिस्कशन चल ही रहा था, पर M.R. जैकर किसी भी हद से जो है मुस्लिम से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, उनको कुछ भी नहीं देना चाहते थे, तो इससे उनके बीच में क्लैशेस बढ़ते जा रहे थे। तो ये 4 लिमिटेशंस आप लिखोगे जिसकी वजह से सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट अनसक्सेसफुल रह गए।
अब कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? लास्ट टॉपिक है अपना सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या फिर बिलोंगिंगनेस। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर यूरोप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नेशनल मूवमेंट में कैसे जोड़ा गया, तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट पढ़ा था, जर्मेनिया मेरिना वाली इमेजेस पढ़ी थी, क्रिएट की गई, फॉल्ट सॉन्ग क्रिएट किए गए। उसी तरह से इंडिया में भी लोगों में नेशन स्टेट की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत करने के लिए, उनको यूनाइटेड करने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब आपको बताया था कि लोग जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट हुए, उनके इमोशन एक हुए, तब इंडिया में लोगों में नेशन स्टेट की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूनाइटेड स्ट्रगल। जब यूनाइटेड स्ट्रगल हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब लोग एक दूसरे से जुड़े। फिर उसके अलावा अपन फोल्कलोर, फोक टेल्स, मतलब मान लीजिए पुरानी लोक कथाएं हैं, लोग जो अपन सॉन्ग्स हैं, प्रिंट्स हैं, इन चीजों के थ्रू लोगों को दिखा के उन पे फीलिंग्स जागरूक की गई। फिर अपन देखेंगे इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज का कंसेप्ट आइडिया दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, पर उसकी एक्चुअल इमेज, इसमें कंफ्यूज मत होना, नाम गलत लिख देते बच्चे, आइडिया दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इमेज प्रॉपर तरीके से जो फेमस इमेज बनाई थी वो बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये जो इमेज थी भारत माता की ड्रॉन बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, उससे लोगों में फीलिंग्स डेवलप की गई। उसके अलावा वंदे मातरम सॉन्ग जो लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वो नेशनल मूवमेंट्स के थ्रू दौरान जो है गाए गए। आज 15 अगस्त 26 जनवरी पे अपन स्कूल आते हैं, वैसे पूरे साल भर अपन नहीं सोचते, कोई फीलिंग डेवलप नहीं होती, बट जब स्कूल में एंटर होते हैं और ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी फीलिंग हमारे में भी डेवलप होना शुरू होती है। तो इस तरीके के सॉन्ग्स बनाए गए जिससे लोगों में फीलिंग्स डेवलप की जाए। फर्दर अपन फोक टेल्स देखेंगे। फोक टेल्स में एग्जाम्पल दे रखा है नतेशा शास्त्री का तमिल साइड में। तमिल साइड में तमिल पीपल्स में फीलिंग्स डेवलप करने के लिए तमिल जो पुरानी फोक टेल्स थे उनको नतेशा शास्त्री ने एक बुक के रूप में जो है प्रेजेंट किया लोगों के आगे। फिर अपन देखेंगे ट्राई कलर फ्लैग बनाए गए, रेड, ग्रीन और येलो कलर के, और उस ट्राई कलर फ्लैग में 8 पेटल्स वाला लोटस बनाया गया। 8 पेटल्स शो करते थे। उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंसेस थे। ये याद रखना, 1 मार्क्स में आते हैं कि जो नेशनल फ्लैग था उसका कलर क्या था? रेड, ग्रीन, येलो, फर्स्ट नेशनल फ्लैग का। उसके अलावा उसमें क्या था? 8 पेटल्स, 8 पत्तियों वाला लोटस था। वो 8 पत्तियां क्या शो करती थी? ब्रिटिश के 8 प्रोविंसेस जो थे उस समय इंडिया में। उसके अलावा में एक क्रिसेंट मून था। मून शो करता था हिंदू मुसलमानों को या उनकी यूनिटी को, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि चांद जो है मुसलमान भी पूछते हैं और अपन हिंदू भी कहीं ना कहीं पूछते हैं, तो वो शो करते थे। तो इस तरीके का फर्स्ट फ्लैग लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाया गया। सेकेंड फ्लैग बना, उस फ्लैग को कहा जाता है स्वराज फ्लैग। तो कंफ्यूज मत करना, फर्स्ट फ्लैग को अपन स्वराज फ्लैग नहीं कहते। सेकेंड जो फ्लैग ड्रॉ हुआ ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, दैट वाज स्वराज फ्लैग। और स्वराज फ्लैग किसने ड्रॉ बनाया था? महात्मा गांधी ने। उसका कलर क्या था? रेड, ग्रीन और येलो की जगह था व्हाइट, और उसमें कोई पेटल वेटल नहीं थे। उसके बीच में चरखा था। चरखा क्या शो करता? हमारा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंस, कि हम खुद आत्मनिर्भर है। और ये जो स्वराज फ्लैग था, ये नेशनल मूवमेंट के दौरान जो लोगों ने जो है हाई होल्ड करके जो है लोगों में फीलिंग डेवलप करी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रीइंटरप्रिटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला इस रीइंटरप्रिटेशन पर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है। अब जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ना, तो उन्होंने इंडियंस को क्या बताया कि तुम बैकवर्ड हो, तुम प्रिमिटिव हो, तुम सभ्य नहीं हो, तुम सिविलाइज्ड नहीं हो, तुम्हारा जो पास्ट था वो बहुत खराब था। लोगों को ये बताया, तो लोग अंदर में दबते चले गए, भाई हम तो अनसिविलाइज्ड है, हम तो प्रिमिटिव है। बट नेशनल मूवमेंट के दौरान जो है एक्चुअल हिस्ट्री लोगों को बताई गई कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरीफाइड था। पास्ट में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उनसे आने से पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, हम किसी पे निर्भर थोड़ी नहीं थे। 8th की बुक में अपन ने पढ़ा था, जो चैप्टर पढ़ा था उसका फर्स्ट पैराग्राफ अगर आपको याद हो, 8th में अपन ने यही पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हम क्या थे? सेल्फ डिपेंडेंट थे, हम किसी पे निर्भर
नहीं थे, इतना अच्छा हम एग्रीकल्चर ग्रो करते थे। वो तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जाने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल की। तो ये एक्चुअल बातें लोगों को बताई गई कि हमारा पास्ट कितना अच्छा था, हमारे राजा महाराजा कितने महान थे, कितने बहादुर थे। ठीक है, पास्ट में हमने आर्ट लेवल पे, कल्चर लेवल पे, म्यूजिक लेवल पे हमने कितने डेवलपमेंट किए। तो ये चीजें लोगों को बता के रीइंटरप्रेट द हिस्ट्री को सही तरीके से लोगों को इंटरप्रेट करके जो है लोगों में फीलिंग डेवलप की गई। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। कोई कंफ्यूजन है? अब इस जो थर्ड और फोर्थ पार्ट का जो है कल टेस्ट है, हाफ चैप्टर का टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस वाला टेस्ट रहेगी और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, थैंक यू।